हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का ज्ञान सिंधु क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज इस क्लास को हम लेकर आए हैं कक्षा 9th के जो बच्चे हैं उनके लिए। ये क्लास स्पेशल होने वाली है। हालांकि इस क्लास की बात करें तो ये इतिहास की जान है। यानी अगर इतिहास पढ़ना हम चालू करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना चालू करते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति, है ना। अगर देखा जाए कि इतिहास की जो जड़ है, जान है, जो भी कुछ है, तो कौन सा चैप्टर हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। तो आओ बच्चों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको क्यों पढ़ाया जाता है, और यहाँ से क्या क्या हमारे पूरे विश्व में बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप सभी को पीछे दिख रहा है चित्र, तो ये बच्चों उसी टाइम का एक चित्र लिया गया है जब वहाँ के लोग क्रांति करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे, तत्पर थे। और जो वहां का राजा का किला था, उसके चारों तरफ लाठी डंडे यानी बहुत सारे हथियार लेकर क्या कर रहे थे? उस राजतंत्र को समाप्त करना चाहते थे। तो जैसा कि आप सभी को पहले ही पता है कि बच्चों फ्रांसीसी क्रांति है। फ्रांसीसी क्रांति है तो फ्रांसीसी क्रांति का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहां हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का मतलब क्या है कि ये जो फ्रांस देश है, यहां से इसको लिया गया है। अगर फ्रांस देश की बात की जाएगी, फ्रांस देश कहां पर स्थित है, तो हमारे बच्चे बहुत ही सरलता से आंसर देते हुए कहेंगे कि सर हमारा देश जो फ्रांस है, ये क्या है? यूरोप महाद्वीप जो है उसी में स्थित है। यानी फ्रांस देश जो है यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है। क्रांति का मतलब क्या हो जाएगा? क्रांति का मतलब बच्चों हो जाता है बदलाव। क्या हो जाएगा? बदलाव। यानी जब किसी स्थिति में बदलाव हमको देखने को मिलता है तो क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत समय पहले, वही जब भारत आजाद हुआ था, तो वहां पर हमारे देश की जो स्थिति थी, खेती की स्थिति, कृषि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। लोग क्या करते थे? खेती करते थे, लेकिन बहुत ज्यादा अन्न वगैरह उत्पादन नहीं कर पाते थे। फिर एक व्यक्ति आएगा, एक ऐसी क्रांति आएगी जो क्या कर देगी? हमारे अन्न उत्पादन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगी। उसे हम कहते हैं, उस क्रांति को या उस नई सोच को हम कहते हैं, उसे जो कहते हैं क्या, एक प्रकार से देखेंगे तो उसको कहते हैं हरित क्रांति, है ना। उसको कहेंगे बच्चों हरित क्रांति। तो जब हरित क्रांति होती है तो क्या हो जाता है? हमारे देश में एक प्रकार से एक नई पहल हो जाती है, एक नई सोच आ जाती है, और लोग नए नए तरीके से अन्न उत्पादन करना चालू कर देते हैं। जैसा कि अगर 1 बीघा जो खेत होता है, या 1 एकड़ कह सकते हैं, 1 एकड़ में मान लो 15 कुंटल अगर कोई व्यक्ति अनाज उत्पन्न कर रहा था, वहीं हरित क्रांति से क्या करेगा? वो 30-40 कुंटल इस तरीके से क्या करेगा? अनाज उत्पन्न करने लगता है। तो यानी अगर देखेंगे तो जो हरित क्रांति थी वो कृषि के क्षेत्र में थी, लेकिन ये जो क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति आप जो देख रहे हैं, ये जो क्रांति होगी तो क्या होगी? ये लोगों को स्वतंत्रता दिलाएगी। किस चीज से स्वतंत्रता दिलाएगी? राजतंत्र से क्या करेगी? ये स्वतंत्रता दिलाएगी। यानी राजतंत्र। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर राजतंत्र आखिर क्या होता है, राजतंत्र क्या है, हम इसको कैसे जान सकते हैं? तो हम बताएंगे कि सर जो ये राजतंत्र है, ये क्या होता है? ये लोगों पर क्या करता है? एक राजा जो होता है वो क्या करता है? अपना शासन करता है। यानी ये राजा हो जाएगा तो ये क्या करेगा? लोगों पर मनमाने तरीके से क्या करता है? शासन करता है। ये जो व्यक्ति होगा मनमाने तरीके से अपने देश के अंदर जो लोग होंगे उन पर शासन करेगा, नए नए कर लगा देगा, टैक्स लगा देगा, बिना उनसे पूछे, बिना उनसे सोचे। यानी कोई भी मतलब नहीं होता है जनता से, और तुरंत क्या करेगा? अपने टैक्स वगैरह बढ़ा देता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? और राजतंत्र में बच्चों क्या हो जाता है कि जो राजतंत्र होता है, ये मान लेते हैं हम क्या है? ये राजा है। ये राजा हो जाएगा तो इसकी अगली जो पीढ़ी आएगी, अगली जो पीढ़ी हो जाएगी, जैसे मान ले अगली पीढ़ी जो हो जाएगी, ये दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, इसका वंशज, यानी अगली पीढ़ी। तो इसकी जो किंग वाला इसका मुकुट होगा, वो क्या होगा? इसके सर आ जाएगा। फिर अगली एक पीढ़ी आएगी तो वहां पर एक क्या हो जाएगा? इसका फिर एक जो मुकुट होगा यानी ताज होगा,
दूसरे कैसा राजा आएगा, फिर इसकी एक पीढ़ी होगी तो क्या होगा, यहां पर भी इसका ताज क्या हो जाएगा बच्चों, अगले उसके वंशज में आ जाएगा। यानी ये जो मुकुट होगा या ताज कह सकते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आएगा, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी आएगा, इसी तरीके से तीसरी से चौथी पीढ़ी आएगा। यानी जो उसका ताज होगा लगातार ऐसे ही आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी उसके वो राजा रहेगा, फिर उसके नीचे जो उसका बच्चा जन्म लेगा यानी उसका जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा, फिर उस राजा का जो पुत्र होगा तो वो राजा बनेगा, फिर उसका एक पुत्र होगा तो वो राजा बनेगा। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये राजा है ये वंशानुक्रम है, यानी जो राजा बन रहा है एक वंश से बनता जा रहा है। ठीक है, इसमें कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ रहा, वो चाहे जितना अयोग्य हो, चाहे जितना मूर्ख हो, चाहे जितना गधा हो, यहाँ पर उसने अगर राजा के घर में जन्म ले लिया है तो राजा वही बनेगा। दूसरा व्यक्ति चाहे जितना ज्ञानी हो, चाहे जितना बुद्धिमान हो, लेकिन वो क्या होगा, राजा नहीं बन सकता। तो आप समझ गए होंगे कि राजतंत्र क्या होता, यानी जब क्या हो, राजा अपने लोगों पर शासन करता है उसे राजतंत्र कहते हैं। तो लोग बहुत ज्यादा इस राजतंत्र से क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। जब परेशान हो रहे थे तो लोगों ने सोचा कि ये जो राजा है हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा टैक्स बढ़ा दे रहा है, हमारे ऊपर कुशासन कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा। तो लोगों ने सोचा कि हम इस राजा को हटा देंगे, अब हम इस राजा का कहना बिल्कुल नहीं मानेंगे, इसके द्वारा लगाए गए टैक्स नहीं मानेंगे, इसकी कोई भी बातों का हम समर्थन नहीं देंगे। तो लोगों ने सोचा और क्या कर दिया, एक प्रकार से क्रांति किया। जब क्रांति किया तो उसका जो क्रांति किया तो वहां पर क्या हुआ, उसमें बदलाव हुआ। यानी राजतंत्र से आ जाएगा क्या, लोकतंत्र आ जाएगा, लोकतंत्र आ जाएगा। लेकिन बच्चों जितना जल्दी हमने अभी बता दिया कि राजतंत्र के बाद तुरंत लोकतंत्र आ जाएगा, ये इतना सरल नहीं था। अगर आप सोच लो कि आप जहां पर भी रहते हैं, तो अगर नगर में रहते हैं, किसी सिटी में रहते हैं, तो हाँ क्या होगी, नगर पालिका होगी। और बहुत सारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ कृषि प्रधान देश भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे लोग कृषि करते हैं, तो वो लोग सब गाँवों में रहते हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे हमारे पढ़ रहे होंगे, है ना, वो सभी गाँव में रहकर ही पढ़ रहे होंगे। तो वहाँ पे प्रधान होता है, तो अगर अपने प्रधान के खिलाफ अगर कुछ बोलना होता है तो बहुत सारे लोग अपनी हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं। तो यहाँ के लोग तो राजा के खिलाफ करना था, तो इतना तो सरल बिल्कुल नहीं था जितना हम लोगों ने आज पढ़ना, अभी पढ़ेंगे तो जितना आप लोगों को सरल लगेगा, इतना सरल वो क्रांति करना नहीं था। लेकिन लोगों ने सोचा और करके दिखाया। जैसे आप लोग भी सोच सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हाई स्कूल में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, 9th में हम बहुत अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो अगर बच्चों आप सोच सकते हैं तो कर भी सकते हैं, क्योंकि राजा के प्रति विद्रोह या क्रांति करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन लोगों ने करके दिखाया। ठीक उसी प्रकार आप लोग भी अगर प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, करके दिखा सकते हैं, अच्छे खासे नंबर लाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर बात करेंगे इसकी क्रांति कब हुई थी, तो बच्चों 1789 ईस्वी में क्या होती है, इसकी क्रांति होती है। कौन सी, फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। तो बच्चों ये जो आपको दिख रहा है, तो ये क्या हो जाता है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी की सुबह होती है। 14 जुलाई, एक बार फिर से सुन लीजिए, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्या होता है बच्चों, सुबह होती है। और पेरिस जो शहर है, यानी फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस की क्या हो जाएगी बच्चों, राजधानी, जिसको हम कहते हैं पेरिस। पेरिस अब क्या होगा, जो 14 जुलाई होगी 1789 ईस्वी में, लोग क्या करेंगे, इस शहर में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आ जाएंगे और इधर से उधर क्या करेंगे, जो सड़क होती है वो घूमते टहलते नजर आएंगे। अच्छा बच्चे, क्या वो लोग पागल थे, क्यों आए थे उस शहर में? तो कहानी ये है,
वो इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि राजा ने आदेश दे दिया है हम लोगों को मारने के लिए, बाहर से सैनिक मंगा रहा है कि इन लोगों को मार दिया जाए और इनकी जो फसलें हैं ये भी बर्बाद कर दी जाए, जो वहाँ की जनता है। तो जनता को पता चला कि राजा ने ये सब जो सैनिक बुलाए हैं हम लोगों को मारने के लिए बुलाए हैं, हमारी जो फसलें हैं इनको नष्ट करने के लिए बुलाया है। लेकिन ये बात सत्य नहीं थी। ये बात बच्चों क्या थी? सत्य नहीं थी। तो सत्य क्या था? ये किसी ने अफवाह मतलब क्या हो जाता है? एक ऐसी भ्रामक बातें जो समाज में प्रचलित कर देना, यानी कोई झूठी बात चुपके से दूसरे के कान में बता दो, दूसरा कोई तीसरे से बता देगा, तीसरा कोई चौथे से बता देगा। तो इस तरीके से क्या हुई, ये जो भ्रामक बात थी, अफवाह थी, ये पूरे नगर में क्या हो जाती है? फैल जाती है। पूरे लोगों में ये जो बात होगी फैल जाएगी। फिर लोगों ने सोचा कि अगर राजा सबसे पहले कार्रवाई करेगा, हम लोगों को मार देगा, तो बदला कौन लेगा? तो लोगों ने सोचा कि राजा की कार्रवाई करने से पहले हम क्या करते हैं, राजा की राजतंत्र को ही समाप्त कर देते हैं। राजा के राजतंत्र को ही हम क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। तो लोगों ने क्या किया, शहर में आए और राजा का एक किला था बास्तिल नाम का, जैसा कि आपको चित्र में दिख भी रहा है, ये बास्तिल किला था। तो लोगों ने कहा कि जो बास्तिल का किला है यहाँ पर क्या होंगे, हमारे जो भाई बंद थे, हमारे जो साथी थे, इनको उठा के यहाँ बंद कर दिया जाता था। अच्छा बच्चों, बास्तिल का जो किला था, इसमें जो फ्रांस के जो कुछ एक प्रकार से क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनको उठा उठा के जेल के हिसाब से इसमें बंद कर दिया जाता था। हालांकि ये जेल नहीं थी, लेकिन जेल के हिसाब से बच्चों क्या कर दिया जाता, रूम वगैरह बना के उन व्यक्तियों को बंद कर दिया गया। तो लोगों ने कहा कि सबसे पहला अटैक हम कहाँ करेंगे, चढ़ाई हम कहाँ करेंगे, बास्तिल के किले पे कर देंगे। तो लोगों ने बास्तिल के किले पर क्या किया बच्चों, चढ़ाई कर दिया और बास्तिल के किलों को बिल्कुल क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और लोगों को ये भी पता चला, अफवाह में बात ये भी थी कि बास्तिल के किले में जो गोला बारूद होती है ये उसी के अंदर रखी हुई है। अगर आप लोग बास्तिल का किला तोड़ देंगे और वहां से गोला बारूद आपको मिल जाएगी, राइफल वगैरह मिल जाएंगे, आपको क्या होगी, क्रांति करने में आसानी होगी। तो लोगों ने कहा चलो चलते हैं। जल्दी जल्दी से लोग गए और क्या किया, बास्तिल के किला को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया, तोड़ना फाड़ना इसको क्या किया, नष्ट कर दिया। जो इनके बच्चों 7 साथी थे, 7 कैदी कह सकते हैं बच्चों, 7 कैदी को क्या किया, आजाद करा दिया। आजाद मतलब क्या किया, जब बास्तिल किले को नष्ट कर दिया तो 7 कैदी क्या हो जाएंगे, ये इनके साथ बाहर निकल आएंगे। लेकिन ये लोग किस लिए गए थे, क्योंकि इनको क्या करना था, बास्तिल के किलों को तोड़ना था और इसमें गोला बारूद इनको पता चला था कि हमको मिलना है, लेकिन उसमें गोला बारूद इनको नहीं मिला। फिर लोगों ने जब बास्तिल किले को तोड़ा तो इसके छोटे छोटे जो टुकड़े थे उठा उठा के ले आए अपने साथ में कि चलो भाई लिए चलो, हम इसको तोड़ दिए हैं। जैसे इसको मान लो ये वाला भाग तोड़ दिया तो लोगों ने कहा कि चलो इसको उठा के ले चलो बाजार में बेचते हैं, है ना। लोगों ने क्या किया, वहां से छोटे छोटे टुकड़े उठाए और मार्केट में रख दिया। जब मार्केट में लाकर रख दिए तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था कि जो ये टुकड़े हैं हम क्या करेंगे, यादगार के वेश पर, यादगार के तौर पर हम क्या करेंगे, इस टुकड़े को उठा के ले जाएंगे और अपने घर में संजोकर रखेंगे, है ना। लोगों को लगता था कि हम इनके टुकड़ों को ले जाएंगे और उठा के ले गए लोग और उसको मार्केट में बेच दिया और बहुत सारे लोगों ने खरीदा भी। तो ये कहानी थी क्या, फ्रांसीसी क्रांति की। हालांकि बच्चों आप लोगों को लग रहा होगा कि एकदम से लोग सड़कों पर आ गए, क्रांति कर दिए, लेकिन जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं या मूवी देखते हैं तो उसमें क्या छोटा सा भाग आता है, 1.5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का ट्रेलर। तो ट्रेलर जब आता है तो उसमें कुछ कुछ भागों को उठा उठा के आपको दिखा दिया जाता है, जैसे विलन कौन सा है, हीरो कौन सा है, नायिका कौन सी है, या यानी हीरोइन कौन सी है, कौन कौन से कौन किसको मारता है, कौन किसको उठा के ले जाता है, यानी जो भी महत्वपूर्ण भाग होते हैं उठा उठा के दिखा दिया जाता है। तो बास्तिल का किला जो था ये विनाश का, जिस फ्रांस का महत्वपूर्ण स्थान था, उसको तोड़ते फाड़ते लोगों को दिखाया गया। हालांकि अभी पढ़ते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा कि क्या क्या वहां पर ओरिजिनल में यानी वास्तविक में घटनाएं घटित हुई थी।
तो बताया बच्चों, हालांकि जो हमने बताया वही इसमें है। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में आतंक का माहौल था। आतंक का माहौल मतलब क्या था कि लोग डरे हुए थे। डरे हुए किस लिए थे? क्योंकि राजा बाहर से सैनिकों को बुला रहा था। ये क्या थी? सिर्फ अफवाह थी। तो लोग डर के माहौल में आ गए। लोगों को लगा अब तो जब राजा ने बाहरी सेना को मंगा लिया है तो हम लोगों को क्या करेगा? मार देगा। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला है। अभी हमने बताया था कि अफवाह फैल गई थी कि जो राजा है ये क्या करेगा? सैनिकों से कह दिया है कि लोगों को मार दो। लेकिन ये क्या थी? सिर्फ अफवाह थी, झूठी बातें थी। लगभग बच्चों देखेंगे कितने व्यक्ति थे? 7,000 मर्द यानी पुरुष व्यक्ति और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। देख सकते हैं बच्चों, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है? ये टाउन मतलब क्या? एक प्रकार से भवन था और इसके पास में कितने लोग थे? 7,000 स्त्री और पुरुष क्या हो गए? उस डर के माहौल से आए और यहाँ पर खड़े हो गए, यानी एकत्रित हो गए। उन्होंने हथियारों की खोज में वो बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। यानी वो सरकारी जो राजा के केंद्र थे, यानी जो राजा के किला था, वहां पर बहुत सारे जो क्षेत्र थे यानी स्थान थे, वहां पर गए और सिर्फ हथियारों के चक्कर में ये वहां घुस गए और तोड़फाड़ करने लगे। अतः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला। अभी हमने बताया था कि लोगों का एक सैलाब आएगा और क्या कर दिया? उस सैलाब ने वहां की जो जेल जैसी संरचना थी उसको तोड़ दिया और गोला बारूद मिलने की संभावना थी, लेकिन हालांकि वो मिलेगी नहीं क्योंकि वहां गोला बारूद नहीं था। जो वहां का जेलर वगैरह थे, जो भी सैनिक थे, लोगों ने उनको क्या कर दिया? मार दिया था। लोग उसको मार देते हैं। उन्होंने कहा कि तुम भी राजा के आदमी हो, यानी राजा के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति हो, तो तुम भी राजा के जैसे शासन करना चाहते होगे, तो चलो तुमको भी मार देते हैं। और क्या कर दिया? मार दिया, है ना। बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। उनकी केवल संख्या कितनी थी बच्चों? 7 थी। अभी हमने बताया था कि उनकी संख्या कितनी थी? सिर्फ 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों का घृणा का केंद्र था। घृणा मतलब बच्चों क्या हो जाता है? ये बताएं। निरंकुश का मतलब क्या हो जाता है? निरंकुश जिस पर कोई अंकुश ना हो। हालांकि आम बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं कि जिसको कोई रोकने वाला ना हो। ये भी आप कह सकते हैं कि जिसको कोई रोकने वाला ना हो, है ना, वो अपनी मनमानी करता रहे। और यही बताया है कि जो बास्तिल का किला था ये राजा का निरंकुश राजतंत्र का क्या था? प्रतीक था। तो लोग राजा से भी घृणा करते थे, वहीं बास्तिल के किले से भी क्या करते थे? घृणा करते थे। इसलिए किले को ढा दिया गया। ढा दिया का मतलब क्या है बच्चों? नष्ट कर दिया गया। क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। और उसके अवशेष बाजार में लोगों को बेच दिए गए। अभी हमने बताया था कि वो जो किला था उसके अवशेष को यानी टुकड़े को उठा उठा के बाजार में बेच दिया गया। कुछ लोगों ने स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे, यानी लोग जब बाजार में खरीद रहे थे तो किस लिए खरीद रहे थे? क्योंकि वो जो लोग थे बास्तिल के किले के टुकड़ों को ले जाते और यादों के तौर पर रखते कि बास्तिल का किला था और ये हमारे पर एक प्रकार से अत्याचार कर रहा था। ये राजा का किला था तो हमने तोड़ दिया और हमारे देखो सामने आज पड़ा हुआ है। ये व्यक्ति जो आपको दिख रहे हैं, है ना, ये व्यक्ति आपको जो दिख रहे हैं ये कौन है? ये व्यक्ति कौन से हो जाएंगे? यही लुई 16वां व्यक्ति है ना। क्या हो जाएगा? इसका नाम है बच्चों लुई 16वां। यही व्यक्ति क्या है?
ये लुई 16वां व्यक्ति है। ठीक है, हाँ ठीक है, बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तुम लोग भी सुन लो कि ठीक बता रहे हैं। बताया बच्चों 18वीं शताब्दी। अब बताया है कि यहाँ पर हम देखेंगे ये जो ट्रेलर था, तो लोगों ने एक बार 1 मिनट में कहानी सुन ले। जो ट्रेलर था समाप्त हो गया। ट्रेलर ये था कि 1789 में 14 जुलाई को मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, लोग आ जाएंगे पेरिस शहर में, और लगभग कितने 7,000 व्यक्ति होंगे, यानी उसमें महिलाएं पुरुष होंगी, और वो डर के माहौल में थी। डर के माहौल में किस लिए थी? क्योंकि लोगों को लगता था, अफवाह उड़ चुकी थी कि लोगों के ऊपर गोली चलाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि इनको मार दिया जाए। फिर लोगों ने क्या कर दिया, उसी भय से और गोला बारूद के चक्कर में क्या किया, बास्तिल का किला था उसको तोड़ फोड़ के वहां के कैदियों को छुड़ा दिया जाता है, और वहां का जो जेलर होता है उसको मार दिया जाता है। कहानी खत्म। कुछ नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब समझेंगे ये कहानी क्या थी, ट्रेलर थी। अब बच्चों स्टार्ट होगी 1789 ईस्वी के पूर्व में। अच्छा, समझ में नहीं आया होगा, एक बार देख लो। ये बच्चों एक लाइन है, ठीक है, ध्यान से देखते रहेंगे तभी आप सभी को क्या होगा, समझ में आएगा। ये लाइन है, तो यहां आप देखेंगे ये जो जगह है, ये जगह आ जाएगी, यानी जो वर्ष चल रहे हैं 1789, यहां पर क्या हो जाएगी, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्रांति होगी। तो जब यहां पर क्रांति होगी तो इसके पहले भी तो कुछ ना कुछ हुआ होगा समाज में, ऐसी कोई घटनाएं घटित होंगी जो समाज में क्या होंगी, घटित हो रही होंगी। तो यहां पर हम देखेंगे, ठीक है, ट्रेलर की बात चल रही थी, तो यहाँ जो ट्रेलर चल रहा था, यानी जो शॉर्ट कहानी अभी तक समझा रहे थे, यहाँ की चल रही थी। अब यहाँ से हम आगे पढ़ना चालू करेंगे, उत्तरार्ध, यानी इस क्रांति, जब ये क्रांति हुई थी तो इसके पहले घटनाएं कौन सी घटित हुई, तो कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। अब यहाँ पर देखेंगे इसके पहले का समाज, फ्रांस के समाज के बारे में बात कर लेंगे, फ्रांस का समाज। ठीक है बच्चों, तो यहां हम क्या करेंगे, फ्रांस के समाज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि फ्रांस का समाज कैसा था। जैसे अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा समाज कैसा है, तो हम अभी देखेंगे फ्रांस का समाज कैसा था। बच्चों, फ्रांस का समाज मुख्यतः 3 वर्गों में बटा था। ठीक है, मुख्यतः कितने वर्गों में बटा था, ये 3 वर्गों में था। पहले जिसे हम कहते थे प्रथम स्टेट, इसको बच्चों हम कहते थे प्रथम स्टेट, इसको कहते थे बच्चे द्वितीय स्टेट, द्वितीय स्टेट, इसको क्या कहेंगे, द्वितीय स्टेट। इसको बच्चे कहते थे तृतीय स्टेट, स्टेट्स, स्टेट्स कह सकते हैं, स्टेट कह दें, बात एक ही है। ठीक है, 3 वर्गों में बटा था। तो आप कहेंगे कि सर ये क्यों बता रहे हैं, तो आप देखेंगे बच्चों, अभी हम बता रहे हैं आपको, ये जो स्टेट हमने जो लिख दिए हैं, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ जो रहते थे, यानी ये जो व्यक्ति रहते थे, इसमें सिर्फ पादरी वर्ग रहा करता था। कौन सा वर्ग रहता था, पादरी वर्ग रहता था। इसमें बच्चों जो था दूसरा, इसमें कुलीन वर्ग रहते थे, कुलीन वर्ग। इसमें तृतीय स्टेट में मजदूर हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, है ना, आदि ऐसे सभी व्यक्ति क्या थे, यहां इस स्टेट में थे। अच्छा, इस स्टेट को पढ़ना किस लिए जरूरी है, तो बच्चों ये इसलिए जरूरी है, ये इसलिए जरूरी क्योंकि बच्चों जो टैक्स लगाया जाता था, जब कर लगाया जाता था, यानी जो कर लगाया जाता था राजा के द्वारा, राजा के द्वारा जो बच्चों टैक्स लगाया जाता था, तो ये जो था, ये जो दोनों स्टेट थे, ये क्या थे, कर मुक्त थे। ये जो हमने लिखा है पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, ये क्या थे, कर मुक्त थे, कर मुक्त। ठीक, अब आप समझ रहे होंगे कि जो टैक्स लिया जा रहा था तो किससे लिया जा रहा था, और ये जो व्यक्ति दिख रहे हैं आप सभी को,
इन व्यक्तियों से कर लिया जाता था। आप देख रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं, मजदूर वर्ग हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, कोई भी व्यक्ति वहां का है जो क्या कर रहा है, थर्ड स्टेट में आता है, तो ये लोग क्या करते थे, कर देते थे। ये लोग क्या करते थे, कर देते थे। क्योंकि बच्चों जमीन का जो भाग था, अगर जमीन की बात की जाएगी, जो वहां का फ्रांस का जो समाज था, तो ये जो दो स्टेट आपको दिख रहे हैं, इनके पास जमीन का लगभग 60% भाग था। यानी जमीन के पास कितनी थी, खेती वाली जो भूमि थी, कितने परसेंट थी, लगभग 60% थी। और इन लोगों के पास बहुत कम था। लेकिन जब 60% भूमि का भाग पादरी और कुलीन वर्ग के पास था, तो इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, लेकिन इन लोगों से टैक्स लिया जाता था। तो लोगों ने सोचा कि जो हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ये हम कब तक सहन करेंगे। क्योंकि जिसके पास बहुत ज्यादा आय का स्रोत है, आप उससे टैक्स नहीं ले रहे हैं। जो आपके खानदानी है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, कुलीन में व्यक्ति बच्चों वही आते थे जो राजा का खानदानी होता था, दोस्त होते थे, मित्र होते थे, है ना, सहेली सहेला होते थे। ये जो भी व्यक्ति थे, ये क्या थे, ये सब कुलीन वर्ग में आते थे। लेकिन यहीं पर इनके पास कोई साधन नहीं था, ये लोग खाने के लिए परेशान होते थे। एक समय की बात तो ऐसी थी कि जो महिलाएं थी, फ्रांस का समय ऐसा था कि अकाल पड़ गया तो महिलाएं क्या हो गई, बेकरी मतलब सब बच्चों क्या हो जाता है, जहां पर पाव रोटी वगैरह मिलती है खाने के लिए, तो बेकरी की लाइन पर क्या हो गया, बेकरी की दुकान पर इतनी ज्यादा खाना की कमी हो गई, तो बेकरी की दुकान पर महिलाएं क्या कर रही, उसको लेने के लिए झीना झपेटी कर रहे थे। तो जब इसकी रानी मेरी एंतोइनेट देखती है, तो कहती है कि जब इन व्यक्तियों को रोटी नहीं मिल रही तो केक क्यों नहीं खा लेते हैं, है ना। बताइए कि जो ये व्यक्ति हैं, इनको रोटी नहीं मिलती तो इनको केक खा लेना चाहिए। अब उसको कौन बताए कि कौन रोटी सस्ती है कि केक सस्ता है। यानी इतने मूर्ख व्यक्ति अकुशल और राजा बनकर बैठे हैं। तो जब राजा ऐसा व्यक्ति होगा तो कैसी वहां की जनता, भाई जनता उस पर कैसा शासन करेगी। जो जनता थी इनसे बहुत ज्यादा परेशान थी, टैक्स को लेकर, नए नए नियम कानून को लेकर। तो जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। तो आओ बच्चों देखते हैं। आई थिंक आप सभी को ये क्या है, समझ में आया होगा। ये थोड़ा ज्यादा सा क्या हो गया बच्चों, इसमें ज्यादा सा लिख गया है, लेकिन आपको क्या होगा आगे अभी समझ में आ जाएगा। तो बताया है कि ये जो लुई था, बताया है कि 18वीं शताब्दी या सदी उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। अब हम देखेंगे, समझ गए ना कि इसके पहले का समाज हम देखेंगे। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अब ये हम देखेंगे कि जो 1789 की क्रांति हुई थी, तो इसके पहले का समाज कैसा था, और फिर हम देखेंगे इसके बाद का समाज कैसा था। ठीक समझ गए। यानी हम 1789 के पहले वाला समाज देखेंगे और फिर देखेंगे 1789 वाला समाज। तब आप सभी को क्या होगा, एक पिक्चर पूरी क्लियर समझ में आ जाएगी। और कभी भी बच्चों आप हिस्ट्री पढ़ा करो तो एक कहानी के जैसे पढ़ा करो। ऐसा ना हो कि बोझ मान के पढ़ रहे हैं कि हाँ सर समझ में आ गया। ना समझ में आए बच्चों तो एक बार क्या करना, रिपीट करके फिर से देखना। फिर समझ में नहीं आता तो फिर कमेंट करना। हम आपको बिल्कुल कहानी के जैसे ही समझाएंगे और कहानी के तरीके से समझाने की हमारी पूरी कोशिश है। लेकिन आपका पूरा ध्यान क्लास में होना चाहिए। जो जो हम बताते जा रहे हैं वो बिल्कुल बच्चों व्यवहारिक है। ऐसा नहीं कि हम पूरी किताबी भाषा बताते जा रहे हैं आपको, ये बिल्कुल व्यवहारिक है। और आप अगर बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है तो एक बार क्या करेंगे, स्माइली भेजेंगे, स्माइली सेंड करेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है। और बच्चों जब क्लास किया करो, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक भी कर दिया करो, और अपने दोस्त यार मित्र जो भी आपके पास है सभी के पास क्या करो, क्या किया करो, फॉरवर्ड कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे 1789 की पहले की बात क्या है। बताया है 1774 में
बुर्बो, बच्चों एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको पकड़ लेंगे, वो बिल्कुल पकड़े रहेंगे, जब तक हम नहीं बताएंगे तब तक छोड़ना ही नहीं है इसको। तो 1789 में बताया, 1774 में, सॉरी बताया 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। यानी ये जो व्यक्ति हैं, तो अगर पूछ लिया जाए कि फ्रांस की गद्दी पर कब बैठे हैं, तो आपको क्या आंसर होगा? 1774 ईस्वी में क्या हुए? ये फ्रांस की गद्दी के क्या होते हैं? राजा बनते हैं। कब? 1774 में राजा बनेंगे। ठीक है, ये राजा बन के बैठ जाएंगे, यानी ये 20 साल की उम्र के होंगे। आप समझ लो बच्चों, यहाँ 20 साल के बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता और ये क्या राजा बन गए, तो सोच लो कितनी बुद्धि होगी इनके अंदर का। और पहली बात तो ये क्या अयोग्य राजा था, यानी इसके ऊपर बुद्धि उद्धि नहीं थी, ये बिल्कुल गधा था, इसके कोई भी बुद्धि नहीं। देखो बिल्कुल आराम से बढ़िया फोटो लिए हुए है ना, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें, आराम से देख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, देखते रहने दो। बताया उस समय उसकी उम्र केवल कितनी थी? 20 साल की थी। और 20 साल की उम्र थी और एक इसके साथ बहुत बड़ी मुसीबत घटित हो जाती है। इसका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। किससे होगा? इसका विवाह हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होंगी मेरी एंतोइनेट, है ना। एक बार इसको फिर से देख लो, ये इसकी राजकुमारी यानी जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी होगी, इससे क्या हो जाएगी? इसकी शादी हो जाएगी। तो पहले से मूर्ख था, ये पहले से क्या था? मूर्ख था, अयोग्य था, और इसकी क्या हो गई? शादी हो गई। तो जैसे को तैसा मिल गया। अब ये भी मूर्ख, ये भी मूर्ख, दोनों मूर्ख, और दोनों मिलकर क्या करेंगे? फ्रांस पे शासन करेंगे। तो जब शासन करेंगे तो सही से शासन नहीं कर पाएंगे, तो जनता क्या होगी? परेशान होगी। राज्यारोहण के समय उसने उसके राजकोष खाली पाया गया। यानी बताया है कि जब ये राजा बना तो इसका राजकोष क्या था बच्चों? खाली था। अच्छा, इसका राजकोष खाली किस लिए था? क्योंकि इसके जो पूर्वज थे, लुई 14वां, लुई 13वां, लुई 12वां, ये बहुत ही ज्यादा विस्तारवादी, मतलब विस्तारवादी राजा थे। यानी विस्तारवादी राजा का मतलब क्या हो जाएगा कि वो ऐसे राजा थे जो क्या करते थे? अपने विस्तार के लिए दूसरे राजाओं पर आक्रमण करते थे और अपने क्षेत्र को क्या करते थे? बढ़ा लेते थे। तो जब युद्ध बच्चों करोगे तो उसमें क्या होगा? पैसा लगेगा, लोग लगेंगे, तो युद्ध में बहुत ज्यादा धन धानी खर्चा हुआ। और ये खुद से क्या किया? जो अमेरिका के उपनिवेश थे उसको आजाद कराया, उसको पैसा दिया। तो अपने शानो शौकत को बरकरार रखने में, यानी अपनी मौज मस्ती करने में बहुत ज़्यादा धन खर्चा करता था। अपने किले की साफ सफाई, उसके डेकोरेशन वगैरह करने में इसको बहुत ही ज़्यादा क्या करना पड़ता था? खर्च करना पड़ता था। पैसे ये बहुत ज़्यादा खर्च करता था, जिसके कारण इस यहाँ के इसके जो पूर्वज थे, इसके लिए खाली राजकोष छोड़कर टिकट कटा लिए थे, यानी भगवान के पास कहाँ गए? पहुँच गए। लंबे समय तक चलते युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वायसराय के विशाल महल और राज दरबार की शानो शौकत, अभी हमने बताया कि शानो शौकत बरकरार रखने के लिए क्या किया था? बनाए रखने के लिए फिजूली खर्ची बोझ अलग से था, यानी फजूल में खर्चा बहुत ज़्यादा करता था। यानी अपना जो महल है, अगर महल बात की जाए, ये बच्चों फिलहाल तो घर है, अब महल नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें जो भी डेकोरेशन वगैरह करना था तो राजा क्या कराता था? प्रजा भूखों मर जाए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अकाल पड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इसके घर का नक्शा जो है, इसमें चपरासी अगर 10 कारीगर रहे हैं तो 10 चपरासी इसमें काम करेंगे। जनता मर रही, मरने दो, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है ना। वो क्या करेगा? धन की व्यवस्था करेगा ना, वो ऐसी मतलब कोई चीज़ों से उसका मतलब नहीं था, लेकिन सिर्फ उसका मतलब था क्या था? अपनी शानो शौकत बरकरार रखने में, अपने घर को अच्छे से बनाने में, इन सब चीज़ों के बारे में क्या था? निपुण था। सिर्फ इन चीज़ों पर क्या करता था? ध्यान देता था। कौन? ये जो भाई साहब हैं, है ना, कौन है ये? लुई 16वां। बताए है लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी। अब ये खुद फकीर हैं। अब एक बात समझ लो, एक भिखारी
दूसरे भिखारी को क्या कर रहा है, दान दे रहा है। भाई एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को दान दे रहा है, और वो ऐसा व्यक्ति दान कर रहा है जिसके पास कुछ नहीं है, पहले से उसकी जेबें खाली पड़ी हैं, और दूसरे को बता रहा कि आओ तुम्हारे भूख लगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो लो पैसे लो और तुमको बिस्कुट खिला देते हैं। ऐसा व्यक्ति, फ्रांस पहले से इसका राजकोष खाली पड़ा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, अमेरिका का जो अमेरिका में जो 13 उपनिवेश बनाए थे इंग्लैंड या ब्रिटेन ने, उसको छुड़ाने के लिए इसने क्या किया, पैसे दिया, यानी सहायता दी। इसलिए ये क्या हुआ, इसके और भी खजाना जो था क्या था, खाली हो गया। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे। अब बच्चों ये लिब्रे, आप सोच रहे होंगे सर लिब्रे क्या है, आखिर लिब्रे क्या है। तो लिब्रे बच्चों ये जो हम देखो लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत अच्छे से चित्र, यही क्या था, ये फ्रांस की उस टाइम की मुद्रा थी। इसको ही क्या कहा जाता था, लिब्रे कहा जाता था। ठीक है, इसको क्या कहते थे, लिब्रे। तो एक बार सभी बताएंगे, समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है चैप्टर, ठीक है। 10,000 लिब्रे और अधिक कर्ज और जुड़ गया, यानी बताया है कि जब इसके पास ये पहले इसके पास कुछ नहीं था, अब जब ये क्या करेगा, सहायता करेगा अमेरिका की, तो इसके पास 10,000 लिब्रे का भी अधिक कर्ज हो जाएगा। अब और अधिक का कर्ज हो गया है, ठीक है, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे 2 अरब लिब्रे का बोझ था। यानी बच्चों पहले हम देखते हैं 2 अरब, ये क्या 2 अरब लिब्रे का पहले से बोझ था, फिर जब अमेरिका की सहायता की तो कितना हो गया, 10,000 लिब्रे का बोझ हो गया, तो कितना हो जाएगा 12,000 लिब्रे, यानी 12 अरब लिब्रे का क्या हो गया बच्चों, कर्ज हो गया। किसके ऊपर, लुई 16वें के ऊपर। ठीक है, अगर कोई पूछ ले किसके ऊपर कर्ज कितना था, तो जब अमेरिका को आजादी दिलाया तो कितना था, 10,000 लिब्रे, 10 अरब लिब्रे का कर्ज था। फिर उसके पहले से अगर बात की जाएगी तो 2 अरब लिब्रे का पहले से ही इस पर क्या था, टैक्स था, यानी कर्ज था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अब सर जो जिसने इनको कर्जा दिया था फ्रांस के राजा को, उसे क्या कहे, बताया कि अब हम आपसे कितना लेंगे, 10% ब्याज बढ़ा के लेंगे, यानी जितना पैसा उस पर 10% ब्याज आप क्या करेंगे, बढ़ा के हमको देंगे। परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। यानी बताया है कि जब बच्चों हम क्या करते हैं, जब किसी से कर्ज लेते हैं और ब्याज पर कर्ज लेते हैं, आप लोगों ने मैथ में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज है ना, ये सब पढ़ा होगा। तो जब हम ब्याज लेते हैं और ब्याज जब हम कर्ज लेते हैं और वो जमा नहीं करते, तो दिन पर दिन जितने ही दिन बढ़ते जाते हैं उतना ही कर्ज क्या हो जाता है, हम लोगों पर बढ़ता जाता है। तो यही बताया कि इन पर क्या हुआ, कर्ज बढ़ता जा रहा था और ये परेशान होता जा रहा था। ठीक है, जो ये राजा था क्या था, बढ़ता, यानी ये परेशान होता जा रहा था, कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। बताया कि ये जो इसकी सरकार थी या राजतंत्र था या जो राजा था, कर्ज चुकाने में क्या था, मजबूर था। क्योंकि मजबूर किस लिए था, क्योंकि इसको लगता था कि कर्ज हमारा बढ़ता जा रहा है। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना की रख रखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। अब बताया कि अब क्या करेगा, टैक्स बढ़ाएगा। किस लिए, सेना की रख रखाव में। बताएगा कि सेना का रख रखाव हम कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे इतने नहीं कि हम सेना अपने देश की सुरक्षा कर पाए, तो इसके लिए टैक्स बढ़ाएगा। राज दरबार को रंगने डिजाइन करने में बढ़िया तोता कलर, सरकारी कार्यालयों को विश्वविद्यालय को चलाने में बताया कि कर्ज करने के लिए बाध्य हो गया। यह कदम नाकाफी था, यानी ये जो कदम कर रहा था, लोग पहले से अकाल में मर रहे थे, परेशान थे, लेकिन तब भी ये टैक्स बढ़ाने जा रहा था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्सों में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। अभी हमने बताया था, अभी हमने पहले समझाया था आप लोगों को कि कर कौन से लोग दे रहे थे। तो पहला वर्ग कौन सा हो जाएगा, पहला वर्ग आपको दिख रहा है, पहला वर्ग कौन सा होगा, पादरी वर्ग होगा। दूसरा कुलीन वर्ग हो जाएगा। तीसरा बड़े व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील और किसान, कारीगर, छोटे किसान,
भूमिहीन के मजदूर, ये सब लोग क्या थे, 3 वर्गों में समाज बट गया था। लेकिन सिर्फ टैक्स कौन देता था, ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं तीसरे स्टेट के, ये क्या करते थे, यही सिर्फ क्या करते थे बच्चों, कर देते थे। ये जो व्यक्ति दो दिख रहे हैं, इनको क्या थी, कर में छूट थी, है ना। इन दोनों जो पादरी, जो प्रथम स्टेट है, द्वितीय स्टेट है, इनको कर में क्या थी, छूट थी, बाकी सिर्फ यही कर देते थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से व्यक्ति आ जाएंगे बच्चों, देख लो। तीसरे स्टेट में किसान आ जाएंगे, कारीगर आ जाएंगे, बड़े व्यापारी आ जाएंगे, अदालती कर्मचारी आ जाएंगे, छोटे किसान आ जाएंगे, भूमिहीन मजदूर आ जाएंगे और नौकर भी आ जाएंगे। पता है, फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है, यानी जो हमने देखा अभी, जो हमने डायग्राम देखा है, वो क्या करता है, हमारी वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक, बताए पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, यानी जो आबादी दिख रही है इसमें कितने परसेंट किसान थे, 90%। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, यानी किसान ऐसे बहुत कम थे जो अब उनके मालिक खुद थे, यानी किसान व्यक्ति ऐसे बहुत कम थे जो क्या थे, ऐसे किसान व्यक्ति बहुत कम थे जो क्या थे, मालिक थे, यानी जो व्यक्ति काम कर रहे थे वो दूसरी जगहों पर कार्य कर रहे थे। बताए लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तृतीय स्टेट के अमीरों का अधिकार था, यानी 60% भूमि पर अभी हमने बताया था कि 60% जो भूमि है, यहां पर आप देखेंगे कि जो जमीन है वो 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के जो बड़े व्यक्ति थे, यानी बड़े व्यक्ति, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, इन लोगों के पास वो जमीन का हिस्सा ज्यादा था। प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। इनको क्या थे बच्चों, विशेषाधिकार प्राप्त थे, जन्मजात प्राप्त थे, यानी जो विशेषाधिकार थे इनको जन्मजात प्राप्त थे। जैसे आप देखेंगे कि क्या, तो आप जैसे बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर बताया है कि जन्मजात अधिकार प्राप्त थे, तो कौन कौन से अधिकार थे, है ना। एक बार हम देख लेंगे कि अधिकार उनको कौन कौन से प्राप्त थे। जैसे करों में छूट हो गई, कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार प्राप्त थे, है ना। इन सब चीजों में क्या थी, छूट थी। और इनको ये भी अधिकार थे कि जो ये चर्च के जो पादरी वर्ग के लोग थे, इनको टाइद नाम का कर लेने का अधिकार था, है ना। तो ये भी अधिकार दिए थे। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने में बाध्य थे। यानी जो किसान लोग थे ये क्या करते थे, ये जो स्वामी वर्ग था उसकी सेवा करते थे, सेना में भर्ती हो जाते थे, देश की रक्षा करते थे, और जो सड़क का निर्माण वगैरह होता था तो इसमें छोटे मोटे कार्य करते थे। कोई बड़े भाग पर इनका कोई वर्चस्व नहीं रहा, इनको कभी बड़े भागों में नहीं बुलाया गया कि आप आइए, आप अधिकारी बन जाइए, है ना। इन सब चीज़ों में इनसे कोई मतलब नहीं होता था। तो बताए चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, यानी टाइद लिया करती थी, जो एक धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। यानी अब देख रहे हो कि वहां की जनता पर कितना शासन हो रहा है, देख रहे हो विनोद, कितना ज्यादा इसमें क्या हो रहा है, कर वगैरह लगाया जा रहा है। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी, यानी हर एक चीज कर से ही निकाला जाता था बच्चों। हालांकि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हम लोग भी टैक्स देते हैं। अगर ये माइक से लेकर आपके जो बड्स या एयरफोन या ईयरबड या कुछ भी है जिससे आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल, कुछ भी, कापी किताब पेन पेंसिल कुछ भी बच्चों, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, लेकिन टैक्स बहुत कम देते हैं। लेकिन यहाँ पर टैक्स बहुत ही ज़्यादा लिया जाता था, यानी हम लोग इतना टैक्स लिया जाता है जिससे हम लोग परेशान नहीं होते हैं। समझ गए हमारी बात।
तो यहाँ बताया है कि अब देख लेते हैं लिब्रे। लिब्रे क्या है? तो होता है लिब्रे फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। स्टेट्स क्या होते थे? तो क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी थी। अगर आप प्रथम स्टेट के हैं तो आप पूजनीय हैं, सबसे ऊंचे हैं। अगर आप द्वितीय स्टेट के हैं तो आप कुलीन हैं, यानी लोग समझ जाते थे कि आप जो द्वितीय स्टेट के हैं तो आप कुलीन हैं, यानी राजा के सगे संबंधी, दोस्त, रिश्तेदार, मित्र हैं, है ना। डॉट डॉट। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह, यानी जैसे बच्चे मंदिर में क्या होता है, पुजारी होता है, तो वैसे ही चर्च में उसकी पूजा वगैरह जो भी करना होता है तो ये क्या होते हैं, पादरी लोग होते हैं। ठीक, ये भी थे। टाइद क्या था? चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था। यह कर कृषि के 10वें हिस्से के बराबर होता था। यानी अगर आपका जो बच्चों क्या हो 10 किलो अगर अनाज आपने उत्पन्न किया तो 1 किलो इनको देना होता था। टाइल क्या होती? सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर था। 2 तरह के टैक्स पूछे जाते हैं, आप जहां पढ़ते हैं बच्चों वहां भी पूछा जा सकता है, और जो भी ऑप्शन वगैरह बहुविकल्पी एमसीक्यू जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है। टाइल क्या है? टाइल क्या है? तो टाइल धार्मिक कर हो जाएगा। टाइल ये राज्य के द्वारा सीधा कर वसूला जाता था। अगला बताया है कि उभरते मध्य वर्ग में विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। यानी बताया जो उभरता मध्य वर्ग क्या था? उभरता मध्य वर्ग वो था, जैसे हमने बताया था कि जो वर्ग था इस तरीके से हमने बताया था कि 3 स्टेट्स में बटा हुआ था समाज। एक पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन वर्ग था। तो इसमें हमने देखा था कि बड़े व्यापारी थे, यानी बड़े व्यापारी क्या थे? बड़े व्यापारी थे। अदालती कर्मचारी थे, है ना। इस तरीके से क्या थे? ये सब लोग थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह के भाग जो व्यक्ति थे यहाँ पर कार्य कर रहे थे, तो यही व्यक्ति क्या हो जाएंगे? उभरते मध्यम वर्ग के क्या हो जाएंगे? व्यक्ति हो जाएंगे। बताया पहले भी कर बढ़ाने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। यानी जो अब विद्रोह होने वाला था ये कोई पहला नहीं था, इसके पहले बहुत ज्यादा लोग विद्रोह कर चुके थे, लेकिन राजा क्या करता था? उसको कुचल देता था, समाप्त कर देता था। परंतु उसके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर एक नए विचारों के संपर्क में आ गए थे। यानी लोगों ने कहा, जो तीसरे स्टेट के जो लोग थे, जो समृद्ध थे, सॉरी, है ना, जो समृद्ध थे, उन्होंने कहा कि अब तुम लोग बहुत कर चुके, अब जाओ यहाँ से, अब ये जिम्मेदारी हम लेंगे। तुम लोगों ने क्रांति की, विद्रोह किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जब हम करेंगे तो ये विद्रोह जो होगा या क्रांति होगी ये बहुत ही आगे लेवल तक ले जाएंगे, बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाएंगे और राजतंत्र क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। लोगों ने कहा 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ। यहाँ आप देखेंगे एक नए समूह का क्या होगा बच्चों? उदय आपको नजर आएगा। जो बड़े व्यवसायी लोग होंगे, जो शिक्षित लोग होंगे, जो अदालती कर्मचारी होंगे, जो यानी तृतीय स्टेट में भी जो पहले स्थान पर आते थे, उन लोगों ने जिम्मेदारी ले ली क्रांति की, जिसे मध्य वर्ग कहा गया। बच्चों अब उन लोगों को क्या कहा जाएगा? मध्यम वर्ग कहा जाएगा, या मध्यम वर्ग कहे जाए या मध्य वर्ग, है ना, मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवाएं, वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल हुए। यानी बताया सौदागर इसमें शामिल हुए, प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर जो लोग थे ये भी क्या हो जाते हैं? इसी क्रांति में शामिल होंगे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। और इन जो पढ़े लिखे लोग थे इनका मानना था कि जो लोग हैं इनको क्या होना चाहिए कि इनके विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, कि जो लोग जन्म ले लिए हैं वो क्या उनके पास विशेषाधिकार, कोई टैक्स नहीं देगा, कोई राजा का सगा संबंधी है। अगर सभी यहाँ पे जन्म ले रहे हैं तो सभी क्या करेंगे? टैक्स पे देंगे।
तो बताए किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत के आधार उनकी योग्यता ही होनी चाहिए। लोगों का मानना था कि अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आपकी योग्यता, आपके अंदर कितनी योग्यता है, इस आधार पर क्या होगा, माना जाएगा। स्वतंत्रता, समानता, समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। यानी जो दो वहाँ के दार्शनिक बहुत ही फेमस हुए, एक जॉन लॉक थे, दूसरे जैन जैक्स रूसो थे। इन्होंने लिखा अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवीय सिद्धांत और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। अच्छा, दैवी सिद्धांत बच्चों क्या होता था? तो दैवी सिद्धांत ये था कि लोगों का मानना था कि जो राजा है ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत है। अगर हम राजा से विद्रोह करते हैं तो यानी ईश्वर से विद्रोह कर रहे हैं, भगवान से विद्रोह कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर भगवान यही सब करना होता, ये सब करने वाला होता, तो कोई दूसरे व्यक्ति को भी लाता, है ना, किसी दूसरे व्यक्ति को लाया जाता। सिर्फ राजा ही क्यों? सिर्फ एक ही वही खानदान है जो भगवान के द्वारा जुड़ा गया है। हम लोग भी तो जन्म लिए हैं, ईश्वर के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो लोगों ने कहा हाँ ये तो बात सही है, सिर्फ एक ही व्यक्ति क्यों, उसी के खानदान के लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग भी हैं। तो इसका क्या कर दिया, दैवी सिद्धांत का खंडन कर दिया। लोगों ने कहा कितने दिन राजा ने हम लोगों को बहुत ज्यादा मूर्ख बनाया, लेकिन अब ये मूर्ख नहीं बना सकता, तो खंडन हो गया। रूसो ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने, और एक मॉन्टेस्क्यू महोदय जी थे, उन्होंने अपनी, इनकी पुस्तक भी बच्चों पूछ ली जाती है, तो इसमें बताया द स्पिरिटी ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन की बात की, है ना। जो मॉन्टेस्क्यू महोदय थे ये क्या कर दिए हैं कि जो वहाँ की सत्ता होगी, इन्होंने लोगों को बताया कि जो सत्ता चल रही थी तो सिर्फ अभी राजा हैंडल कर रहा था, सिर्फ राजा ही नेतृत्व कर रहा था, लेकिन अब ऐसा क्या होगा, नहीं होगा। तो ऐसा ये नहीं होगा तो क्या होगा? तो लोगों ने पूछा फिर अब क्या किया जाए? तो मॉन्टेस्क्यू महोदय जी बताएंगे कि जो सत्ता है ये कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से चलनी चाहिए। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले एपिसोड में। बहुत ही धूम धड़ाके से आएंगे, अपने दोस्त यार को क्लास को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।